हेलो आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कमर। आज मैं आपको आज की असली खबरें दिखाऊंगा बिल्कुल देसी अंदाज में। और अगर आपने ये खबरें देख ली, जान ली, तो आपको टीवी अखबार खोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां न सिर्फ खबरें बताऊंगा बल्कि आपको समझाऊंगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो सबसे पहली खबर है दोस्तों, राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की है और 4 घंटे तक राबड़ी देवी से पूछताछ की है। मामला है क्या? मामला यह है कि 2004 से 2009 के बीच लालू यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे और कहा जा रहा है उन्होंने घोटाला किया, यानी जमीन के बदले लोगों को नौकरी दी। और उस मामले में सीबीआई ने पहले तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, छापेमार कार्रवाई की थी। लालू यादव पहले से चारा घोटाले में फंसे हुए हैं और अब राबड़ी देवी पर शिकंजा कसता जा रहा है। इससे पहले सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, उसकी खबर मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो कुछ हुआ जान लीजिए। 4 घंटे तक सीबीआई ने राबड़ी देवी से पूछताछ की है दोस्तों। तो कुल मिलाकर लगातार कहा जा रहा है कि जो सीबीआई है, ईडी है, उसका सरकार दुरुपयोग कर रही है। तेजस्वी यादव तो बार बार कहते हैं कि भाई सीबीआई ईडी क्यों परेशान हो रही है, ये हमारे घर में आ जाए और यहीं पर दफ्तर खुलवा देता हूं, ये आने जाने का जो खर्चा है वो बचेगा। दोस्तों आपको पता है कि सिसोदिया जो है, खबर दिल्ली से है, सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। इससे पहले सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल भेजा जा चुका है और अब सिसोदिया, जो आप सरकार में नंबर 2 के नेता थे, शराब घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और सीबीआई ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया, जिस तरीके से कार्रवाई की, हिरासत में लिया, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको याद होगा केजरीवाल, जो आज की कार्रवाई हुई है राबड़ी देवी के आवास पर, उसको लेकर केजरीवाल ने फ्रंट फुट पर आकर बोला है कि ये विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। केजरीवाल ने इससे पहले पत्र भी लिखा नरेंद्र मोदी को और कहा कि चुन चुन के विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है, सीबीआई ईडी उनके पीछे छोड़ी जा रही है, तो क्या लोकतंत्र बचेगा? देखिए दोस्तों, तय आपको करना है कि क्या वाकई सीबीआई ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं पर हो रही है या सिर्फ सरकार के लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है। मैंने तो नहीं देखा कि सरकार के लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग आज भी बीजेपी में चले गए हैं, तो उनका सारा गुनाह, सारा जुर्म माफ हो गया है। और चलिए अब बात करेंगे गौतम अडानी की। जानते हैं एक बहुत बड़ी खबर आ रही गौतम अडानी को लेकर। कहा जा रहा है कि अपने निवेशकों को खुश करने के लिए, उनको रिझाने के लिए गौतम अडानी पूरी दुनिया में रोड शो कर रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद उनका जो शेयर था लगातार गिर रहा था और अब खबर आ रही है कि वो अपने निवेशकों को रिझा रहे हैं। लेकिन कितना रिझा पाएंगे, कैसे रिझा पाएंगे? और आपको ये भी बताऊं, जब से ये रिपोर्ट आई है दोस्तों, अडानी की पोजीशन पूरी दुनिया में तीसरे नंबर की थी, यानी पूरी दुनिया में वो तीसरे नंबर के व्यक्ति थे। और जानते क्या हुआ? रिपोर्ट आने के बाद ये हुआ कि उनकी पोजीशन 33वें पायदान पर पहुंच गई है। अब आप समझिए, सेबी सरकार चुप है, सरकार खामोश है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं भाई हमें बोलने दो, चर्चा करनी है, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनी गई। अब बात राहुल गांधी की आई है तो चर्चा कर ही लेते हैं। आपको पता है राहुल गांधी इस समय इंग्लैंड में हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनका संबोधन शानदार तरीके से हुआ है। और अब खबर आ रही है कि उन्होंने 1500 प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया है और वहां पर चीन का मुद्दा फिर से उठाया है। इससे पहले कैम्ब्रिज में उन्होंने, याद होगा आपको, जासूसी का मुद्दा उठाया था। कहा था कि उनका फोन टैप किया गया है और उनकी हर एक बात सुनी जा रही है। फोन टैपिंग का मुद्दा उठाया था उन्होंने। अब जाकर उन्होंने ये कहा है कि चीन घेर रहा है, पाकिस्तान घेर रहा है और जो सरकार है वो चुप है, खामोश है। और वैसे चीन का रक्षा बजट भी आ चुका है, आपको याद हो तो 224 अरब डॉलर है दोस्तों। और हमारे देश का रक्षा बजट क्या है? कहा जा रहा है कि 6 लाख करोड़ का था, यानी भारत से 3 गुना ज्यादा रक्षा बजट चीन का है। तो सोचिए, चीन की जो चाल है, लगातार चीन चल रहा है अपनी तरीके से। और यहां पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तो दोस्तों आपको पता है कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं।
त्रिपुरा में बीजेपी को बहुमत मिला है, लेकिन मेघालय और नागालैंड में बहुमत नहीं मिल पाया है। बहुत कमजोर प्रदर्शन रहा था यहां पर। और नागालैंड में जो सरकार बन रही है, कहा जा रहा है कि एनडीपीपी की सरकार है। लेकिन खास खबर क्या है? खबर यह है कि नागालैंड ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर कोई विपक्ष नहीं होगा, यानी सरकार ही सर्वे सर्वा होगी। क्योंकि दोस्तों जानते हैं, सारे विपक्षी दलों ने एक एक करके एनडीपीपी को अपना समर्थन दे दिया है। इसमें जेडीयू भी शामिल है, आरजेडी भी शामिल है, टीएमसी भी शामिल है, कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। यानी नागालैंड एक ऐसा पहला राज्य है जहां पर कोई विपक्ष नहीं रहेगा। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 2015 में, 2018 में ऐसा हो चुका है दोस्तों। और बात कर लेते हैं अब त्रिपुरा की। त्रिपुरा में खबर आ रही है कि माणिक साहा जो हैं वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बनेंगे दोस्तों। तो नागालैंड और त्रिपुरा की तस्वीर साफ हो चुकी है, मेघालय की तस्वीर आनी बाकी है, वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा। अब और दोस्तों खबर है मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां पर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता कराई गई और बवाल खड़ा हो गया। अब ये क्या बवाला है, आप देखिए तस्वीरें। यहाँ पर जो लड़कियां हैं बिकिनी में नजर आ रही हैं, बगल में हनुमान जी की मूर्ति रखी गई है। और इस तरह जो तमाम विपक्ष के नेता हैं खास तौर से, वो ये कह रहे हैं कि भगवान की मूर्ति का यहाँ पर अपमान किया गया है। और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर लिखा है कि जो भाजपाई हैं धार्मिक मूर्तियों का अपमान ना करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं धार्मिक मूर्तियों का अपमान ना करें। तो ये है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा दोस्तों। बीजेपी इसे जस्टिफाई भी कर रही है, कह रही भाई जो पहलवान हैं वो हनुमान जी को आदर्श मानते हैं, इसीलिए ये मूर्ति रखी गई है। सोचिए, मतलब बीजेपी जो कहे वो सब सही है, बाकी जो करे वो गलत है। आप समझिए, पठान को लेकर क्या हुआ था, भगवा रंग पर इनकी जो भावनाएं थी हाथ हो गई थी। तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड है जो सामने आ रहा है। ये जो करते हैं सब सही है, बाकी जो करे वो सब गलत। और दोस्तों छत्तीसगढ़ का बजट आ चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। इन्होंने बजट पेश करके इतिहास रच दिया, एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। मास्टर स्ट्रोक है क्या, उन्होंने बेरोजगारों के लिए हर महीने 2500 रुपए भत्ता देने का ऐलान कर दिया है। और वाकई दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि युवा जो हैं वो पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए भूपेश सरकार ने यहाँ पर उन्हें एक प्रावधान के तहत 2500 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया है, जिसका स्वागत होना चाहिए। दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर है, यौन शोषण की खबर है। कहा जा रहा है कि जो खुशबू सुंदर हैं, ये दरअसल बीजेपी के नेता हैं और एनसीडब्ल्यू की सदस्य भी हैं, राष्ट्रीय बाल महिला आयोग की सदस्य भी हैं। इन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इन्होंने कहा कि 8 साल की उम्र में मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया। दोस्तों ये बात गले नहीं उतर रही है, क्योंकि देखिए महिलाएं बाहर तो सुरक्षित नहीं हैं, शायद अपने घर में भी वो महफूज नहीं हैं, जैसा कि खुशबू सुंदर जी कह रही हैं। तो महिलाएं जाएं तो जाएं कहाँ? कहने को तो हम उन्हें देवी मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, सरस्वती मानते हैं। क्या आपके घरों में महिलाएं महफूज हैं? और खबर जयपुर से है, जहां पर इंडियन ओवरसीज बैंक में 10 लाख रुपए की लूट हुई है। सीसीटीवी कैमरे में वारदात भी कैद हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बाइक सवार 2 लोग आए, पिस्तौल लिया हुआ था और 45 मिनट में 10 लाख रुपए लूट कर रफू चक्कर हो गए। तो यह है सुरक्षा व्यवस्था। बैंक महफूज नहीं है, एटीएम महफूज नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भाई ये कानून व्यवस्था को हो क्या गया है? पुलिस कहाँ सो रही है? इनकी जो जिम्मेदारी है ये लोग निभा क्यों नहीं पा रहे हैं? बड़ा सवाल ये है। दोस्तों अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी, बुढ़ा होगा तेरा बाप। अब सोचिए, अमिताभ बच्चन इतनी उम्र में पहुंच चुके हैं, उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? उनसे सीखना ये चाहिए कि कैसे उम्र का बहाना ना बनाते हुए आप काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक दुखद खबर है, अमिताभ बच्चन साहब एक्शन सीन कर रहे थे और एक्शन सीन करते हुए उन्हें चोट लग गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है उन्हें चोट लगी है। हर कोई दुआ कर रहा है, आप भी दुआ करिए। इससे पहले भी आपको याद होगा कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लगी थी। और बात करेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, पाक अधिकृत कश्मीर का। वैसे कहने को तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन वहां पर हलचलें काफी तेज हैं और एक बड़ा बयान सामने आया है। हरियाणा के एक मंत्री हैं,
उनका नाम है कमल गुप्ता। कमल गुप्ता साहब कह रहे हैं कि पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। तो ये बड़ा बयान है अपने आप में, अच्छी बात है, बयान दिया गया है। अखंड भारत का भी सपना देखा जा रहा है, लेकिन अक्साई चीन पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है चाइना, और पीओके पर कुंडली मारकर बैठा है पाकिस्तान। क्या पीओके भारत का हिस्सा बनेगा, कब बनेगा, ये बड़ा सवाल है। अब दोस्तों जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सावधान होकर सुनिएगा। प्रिया दास, ये लड़की है प्रिया दास, बिहार के रहने वाली है ये। इन्होंने मनु स्मृति को जला दिया है। ना सिर्फ मनु स्मृति जलाया है, उसे चूल्हे में झोंका, उस पर चिकन पकाया और सिगरेट भी फूंका है इन्होंने। प्रिया दास नाम है इनका। आपको याद होगा मनु स्मृति को महिला विरोधी ग्रंथ बताया जा रहा है, और इससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 25 दिसंबर 1927 को मनु स्मृति जलाया था। और आखिर में दोस्तों बात करेंगे नासिर जुनैद हत्याकांड की। कहा जा रहा है कि आरोपी अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं, और हरियाणा और राजस्थान की पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5-5 हजार रुपए का इनाम की घोषणा कर दी है। यानी यहां पुलिस लकीर पीट रही है। आरोप लगा था, आपको बता दें, मोनू मानेसर पर। आपको याद होगा कि भिवानी में एक बोलेरो में किस तरीके से लाश जली हुई पाई गई थी। नासिर जुनैद के रूप में इनकी पहचान हुई। मोनू मानेसर के बारे में खबर यह है कि वो नेपाल फरार हो गया है, और इसमें हाथ है हरियाणा पुलिस का, ऐसा आरोप लग रहा है। और दोस्तों खबर है जयपुर से, जहां पर पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं ने सचिन पायलट से मुलाकात की है। इस दौरान पायलट जो हैं वो भावुक नजर आए। उन्होंने इनकी बातों को गंभीरता से लिया है। आपको याद होगा ये जो वही वीरांगनाएं हैं जिन पर राजस्थान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, इनको किस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की थी, आपको याद होगा। और इनको अभी तक इनका अधिकार नहीं मिला है। हमारे देश के जवान किसान हैं तभी हम सुरक्षित हैं, और ऐसे में वीरांगनाओं को दर दर की जो ठोकरें खा रही हैं, उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। तो आज की असली खबरें आपको कैसी लगी, हमें भी आपकी राय का इंतजार रहेगा। देखते रहिए देसी टीवी भारत। शुक्रिया।